साल 1936 बर्लिन ओलंपिक स्टेडियम में छोटी मूंछों वाला एक तानाशाह बैठा था, अडोल्फ हिटलर। वो दुनिया को आर्यंस की ताकत दिखाना चाहता था, लेकिन मैदान पर एक अश्वेत एथलीट उतरा, जेसी ओवेन्स। हिटलर की सारी उम्मीदों पर पानी फेरने। भीड़ में एक और शख्स था, एक जूता बनाने वाला, एडी डेसलर। उसने जेसी को अपने हाथ से बने स्पाइक्स दिए थे। जेसी दौड़े और 4 गोल्ड मेडल जीते। हिटलर जलकर खाक हो गया और एडी डेसलर के जूतों का नाम दुनिया भर में फैल गया। आज हम इस जूते की कंपनी को एडिडास के नाम से जानते हैं। हालांकि ये कहानी सिर्फ एडिडास की नहीं है, ये कहानी है 2 भाइयों की, जिन्होंने मिलकर एक सपना देखा और फिर एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी। कैसे शुरुआत हुई एडिडास और प्यूमा की, कौन थे इन कंपनियों को बनाने वाले और कैसे 2 भाइयों के बीच एक झगड़े ने एक शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया, जानेंगे कहानी इसी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं खबरगांव। कहानी शुरू होती है जर्मनी के एक छोटे से कस्बे हर्ज़ोगेनोराथ से। यही रहता था डेसलर परिवार। पिता थे क्रिस्टोफर डेसलर, वो खानदानी बुनकर थे। लेकिन फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मशीनों का जमाना, हाथ का काम ठप पड़ने लगा, तो क्रिस्टोफ ने भी काम बदला। वो जूते बनाने लगे और घर का खर्च चलाना आसान नहीं था, तो माँ यानी कि पॉलिना ने भी घर के पीछे एक छोटी सी लॉन्ड्री खोल ली। उनके 3 बेटे थे, फ्रिट्ज, रुडोल्फ और एडोल्फ। तीनों भाई शहर में धुले हुए कपड़े डिलीवर करते थे और लोग उन्हें लॉन्ड्री बॉयज कहकर बुलाते थे। तीनों में सबसे छोटा था एडोल्फ, जिसे सब प्यार से एडी बुलाते थे। एडी को स्पोर्ट्स का जुनून था। वो खाली वक्त में खेल के सामान बनाता रहता था। कभी लकड़ियों से भाले बनाता तो कभी भारी पत्थर चुनकर शॉट पुट खेलता। अपने दोस्त फ्रिट्ज ज़हलीन के साथ वो अक्सर जंगलों में दौड़ लगाने भी निकल जाता। लेकिन ये बेफिक्री ज्यादा दिन नहीं चली। साल आया 1914 का, जब पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। बड़े दोनों भाई फ्रिट्ज और रुडोल्फ जंग पर भेज दिए गए। कुछ साल बाद 17 साल के एडी को भी सेना में बुला लिया गया। जंग खत्म हुई, तीनों भाई सही सलामत घर लौट आए, लेकिन घर पर हालात बदल चुके थे। माँ की लॉन्ड्री अब खाली पड़ी थी। युद्ध के बाद की भयानक मंदी का दौर था। किसी के पास दूसरों से कपड़े धुलवाने के पैसे नहीं थे। एडी ने तभी फैसला कर लिया कि वो इस खाली लॉन्ड्री में अपनी जूते की फैक्ट्री शुरू करेगा। अब सवाल ये था कि फैक्ट्री के लिए सामान कहाँ से आएगा। एडी ने इसका भी जुगाड़ निकाल लिया। बारबरा स्मिथ अपनी किताब स्नीकर वॉर्स में लिखती हैं कि एडी जंग खत्म होने के बाद आसपास के इलाकों में घूमने निकल जाता। वहां उसे सेना के छोड़े हुए पुराने हेलमेट, ब्रेड रखने वाले चमड़े के थैले, फटे हुए पैराशूट्स और बैग्स मिल जाते। वो ये सारा कबाड़ उठाकर अपनी वर्कशॉप में ले आता। हेलमेट और थैलों के चमड़ों से वो जूतों के सोल बनाता और पैराशूट के कपड़े से वो स्लीपर्स तैयार करता। उसी दौर में बिजली की भी भारी किल्लत थी, लेकिन एडी का दिमाग तेज था। उसने एक साइकिल के फ्रेम पर लेदर काटने की मशीन फिट कर दी। उसके दोस्त पेडल मारते और मशीन घूमने लगती। एडी का सपना था कि उसे स्पोर्ट्स शूज बनाने हैं और उसने अपने लोहार दोस्त फ्रिट्ज की मदद से कीलो वाले जूते यानी कि स्पाइक्स बनाना शुरू किए। काम धीरे धीरे चलने लगा। 3 साल बाद 1923 में बड़ा भाई रुडोल्फ भी इस बिजनेस में आ गया। दोनों भाइयों की जोड़ी कमाल की थी। एडी शर्मीला था, ज्यादा बात नहीं करता था। उसे अपनी वर्कशॉप में लेदर और गोंद की महक के बीच नए नए डिजाइन बनाने में मजा आता था। वहीं रुडोल्फ पूरा एक्सट्रोवर्ट था, बातूनी और तेज तरार। वो कंपनी का सेल्स का काम संभालता था। 1 जुलाई 1924 को कंपनी का नाम रजिस्टर हुआ, ग्रेबुडर डेसलर स्पोर्ट शू फैब्रिक, मतलब डेसलर ब्रदर्स शू फैक्ट्री। जर्मनी में जंग के बाद भले ही गरीबी थी, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए लोगों का जुनून बढ़ रहा था। जगह जगह स्पोर्ट्स क्लब खुल रहे थे। डेसलर भाइयों ने इसी मौके को भुनाया। उन्होंने सीधे क्लब्स को अपने जूते बेचने शुरू कर दिए। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब एक दिन उनकी फैक्ट्री के बाहर एक मोटर बाइक आकर रुकी। उस पर बैठे थे जोसेफ वेट्जर। वेट्जर जर्मनी की ओलंपिक एथलेटिक्स टीम के कोच थे। उन्होंने डेसलर भाइयों के बनाई स्पाइक्स के बारे में काफी सुना था और वो खुद उन्हें देखने आए थे। वेट्स और एडी की दोस्ती गहरी हो गई। वो घंटों साथ में दौड़ते और जूतों के डिजाइन पर बातचीत करते। जल्द ही वेट्जर कंपनी के एक तरह के सलाहकार बन गए। ये वो दौर था जब जर्मनी में हिटलर की नाजी पार्टी का दबदबा बढ़ रहा था। मौके की नजाकत को समझते हुए डेसलर भाइयों ने 1 मई 1933 को नाजी पार्टी ही ज्वाइन कर ली। हिटलर के लिए स्पोर्ट्स प्रोपेगेंडा का एक बड़ा हथियार था। वो स्पोर्ट्स के जरिए एक मजबूत आर्मी तैयार करना चाहता था। इस वजह से स्पोर्ट्स शूज की डिमांड भी आसमान छूने लगी थी और डेसलर भाइयों की फैक्ट्री दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी। लेकिन फिर आया 1936 का बर्लिन ओलंपिक।
ये डेस्लर भाइयों के लिए दुनिया के सामने छा जाने का सबसे बड़ा मौका था और एडी की नजर थी एक एथलीट पर, जेसी ओवेंस, अमेरिका का एक अश्वेत धावक जिसने अपनी रफ्तार से दुनिया को हैरान कर रखा था। एडी जानता था कि अगर जेसी ने उसके जूते पहन लिए तो उसकी कंपनी का नाम हर जगह हो जाएगा। बारबरा स्मिथ ये लिखती है कि एडी एक बड़ा सा बैग लेकर ओलंपिक विलेज पहुंचा। उस बैग में उसके बनाए सबसे बेहतरीन स्पाइक्स भरे थे। उसने जेसी को ढूंढा। दोनों की भाषा अलग अलग थी। एडी ने इशारों में हाथ पैर हिलाकर जैसे तैसे जेसी को जूते आजमाने के लिए मना लिया और जेसी ओवेंस ने वो जूते पहने भी। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। जेसी ने 100 मीटर, 200 मीटर और रिले रेस में गोल्ड मेडल जीते। हिटलर ये देखकर गुस्से से स्टेडियम से चला गया, लेकिन एडी डेस्लर के लिए सबसे बड़ी जीत थी। पूरी दुनिया की नजरें जेसी के पैरों पर थी, जिनमें डेस्लर भाइयों के बनाए जूते थे। इस एक जीत ने ग्रेगोर डेस्लर को इंटरनेशनल सेंसेशन बना दिया। दुनिया भर से उनके जूते आजमाने के लिए लोग हर्ज़ोगेनोराख आने लगे। कंपनी आसमान छू रही थी, लेकिन डेस्लर परिवार के घर के अंदर दोनों भाइयों के बीच तनाव की एक चिंगारी सुलगने लगी थी। ये वो चिंगारी थी जो आगे चलकर सब कुछ जलाकर राख करने वाली थी। जेसी ओवेंस की जीत ने डेस्लर भाइयों को दुनिया के नक्शे पर तो ला दिया था। कंपनी का नाम हर बड़े एथलीट की जुबान पर था। बिजनेस आसमान छू रहा था, लेकिन जिस घर में ये दोनों भाई रहते थे वहां रिश्ते जमीन में धंस रहे थे। दोनों भाइयों का स्वभाव बिल्कुल अलग, और यही टकराव की सबसे बड़ी वजह बन रहा था। रुडोल्फ को एडी का हर वक्त अपनी वर्कशॉप में घुसे रहना पसंद नहीं था। उसे लगता था कि एडी बिजनेस की जरूरी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ एडी को अपने भाई का दिखावा और जोर जोर से बात करने का अंदाज अखरता था। झगड़े की एक और वजह थी उनका घर। फैक्ट्री के ठीक बगल में उन्होंने एक बड़ी 3 मंजिला हवेली बनाई थी, जिसे लोग द विला कहते थे। सबसे ऊपर वाले माले पर माता पिता रहते थे, बीच वाले पर रुडोल्फ और उसका परिवार, और ग्राउंड फ्लोर पर एडी और उसका परिवार रहता था। एक ही छत के नीचे रहने की वजह से छोटी छोटी बातें भी बड़ी बन जाती थी। इस आग में घी डालने का काम किया दोनों भाइयों की पत्नियों ने। रुडोल्फ की पत्नी का नाम था फ्रीडल। वो शांत स्वभाव की थी और परिवार में सबसे घुल मिल कर रहती थी। सास ससुर उन्हें एक आदर्श बहू मानते थे। लेकिन एडी की पत्नी कैथे बिल्कुल अलग थी। वो बेबाक थी और अपनी बात रखने से हिचकती नहीं थी। उन्हें डेस्लर परिवार का रूखा व्यवहार पसंद नहीं आता था, जिस वजह से घर में अक्सर कलह होती थी। रुडोल्फ ने बाद में अपने और भाई के बीच हुई दुश्मनी का सारा ठीकरा कैथे पर फोड़ दिया था। बाद में अपने अमेरिकी बिजनेस पार्टनर्स को लिखे खत में उसने लिखा, 1933 तक मेरे भाई से मेरा रिश्ता बहुत अच्छा था। फिर उसकी 16 साल की बीवी बिजनेस में दखल देने लगी और वहीं से जंग शुरू हो गई। परिवार में यह तनाव चल ही रहा था कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस जंग ने भाइयों के बीच की दरार को एक गहरी खाई में बदल दिया। हिटलर ने अपनी सारी ताकत जंग में झोंक दी थी। डेस्लर फैक्ट्री में स्पोर्ट्स शूज का प्रोडक्शन बहुत कम कर दिया गया और अब वहां नाजी सेना के लिए काम्फ यानी कि जंग और ब्लिट्स यानी बिजली जैसे नामों वाले जूते बन रहे थे। अगस्त 1940 में एडी को भी सेना में भर्ती होने का आदेश मिला, लेकिन कुछ ही महीनों बाद फरवरी 1941 में उसे ये कहकर वापस फैक्ट्री भेज दिया गया कि फैक्ट्री को उसकी जरूरत ज्यादा है। एडी का सेना से इस तरह वापस आ जाना रुडोल्फ और उसकी पत्नी को जरा भी पसंद नहीं आया। उन्हें यकीन हो गया कि एडी उन्हें बिजनेस से बाहर निकालने की साजिश रच रहा है। इसी एक शक ने एक रात भयानक रूप ले लिया। उसी रात मित्र देशों के बॉम्बर विमान हर्ज़ोगेनोराख पर बम बरसा रहे थे। रुडोल्फ का परिवार शेल्टर में छिपा हुआ था और तभी एडी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां पहुंचा। जैसे ही वो अंदर आए, एडी ने आसमान की तरफ देखकर कहा, "Here are the bloody bastards again." वो ये बात बम बरसा रहे जहाजों के लिए कह रहा था, लेकिन रुडोल्फ गुस्से से उछल पड़ा। उसे लगा कि एडी ने ये गाली उसे और उसके परिवार को दी है। जनवरी 1943 में हिटलर ने पूरी तरह से युद्ध में उतरने का ऐलान कर दिया और अब रुडोल्फ को भी सेना में भर्ती होने का आदेश आ गया, जबकि एडी को अब भी फैक्ट्री के लिए जरूरी मानकर छूट दे गई थी। रुडोल्फ को पक्का यकीन हो गया कि उसे सेना में भिजवाने के पीछे उसके भाई का ही हाथ है। अपनी किताब में स्मिथ बताती है कि रुडोल्फ ने बाद में लिखा कि 1943 में मुझे 24 घंटे के अंदर सेना में जाने का हुक्म मिला और मुझे पता चला कि इसके लिए मुझे मेरे भाई और उसके पार्टी वाले दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। गुस्से में भरे रुडोल्फ ने पोलैंड से अपने भाई को एक खत लिखा। उसने धमकी दी, "मैं फैक्ट्री बंद करवाने से नहीं हिचकिचाऊंगा ताकि तुम्हें भी बंदूक उठाने पर मजबूर होना पड़े।" 1945 की शुरुआत में जब रूस की सेना आगे बढ़ने लगी तो रुडोल्फ घबरा गया और अपनी पोस्ट से भाग निकला। वो किसी तरह हर्ज़ोगेनोराख पहुंचा और एक डॉक्टर से पैर जम जाने का सर्टिफिकेट बनवा लिया, लेकिन वो बच नहीं सका।
4 अप्रैल 1945 को उनके पिता क्रिस्टोफ का देहांत हो गया और ठीक अगले दिन 5 अप्रैल को हिटलर की खुफिया पुलिस गेस्टापो ने रुडोल्फ को भगोड़ा होने के शक में गिरफ्तार कर लिया। जब युद्ध खत्म हुआ और रुडोल्फ घर लौटा तो उसके दिल में अपने भाई के लिए नफरत भरी हुई थी। उसे पूरा यकीन था कि एडी उसे सेना में जाते और फिर गेस्टापो द्वारा गिरफ्तार होते देख बहुत खुश हुआ होगा। दुश्मनी अब चरम सीमा पर थी। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद रुडोल्फ घर लौट आया, लेकिन उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। 25 जुलाई 1945 को उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उसे अमेरिकी सैनिकों ने पकड़ा था। ये एक ऑटोमेटिक अरेस्ट था जो नाजी संगठनों से बड़े पद पर बैठे लोगों पर लागू होता था। रुडोल्फ पर नाजी खुफिया सर्विस के लिए काम करने का शक था। उसे हेमलबर्ग के कैंप में 1 साल तक रखा गया। अमेरिकियों ने रुडोल्फ को बताया कि उसकी गिरफ्तारी एक मुखबिर की वजह से हुई और रुडोल्फ को जरा भी शक नहीं था कि यह मुखबिर कौन था। उसे यकीन था कि यह साजिश उसके अपने भाई एडी और उसकी पत्नी कैथे ने रची है। अब ये पारिवारिक झगड़ा जर्मनी की डीनाजीफिकेशन कमेटियों में लड़े जाने लगा। ये कमेटियां नाजी राज में शामिल लोगों के जुर्म तय कर रही थी। पहले एडी का नंबर आया। जुलाई 1946 में कमेटी ने एडी को बेलास्टेटर घोषित कर दिया। इसका मतलब था कि उसे नाजी शासन का एक्टिव समर्थक माना गया था जिसने निजी फायदा उठाया हो। ये एक बहुत गंभीर आरोप था। इस फैसले का मतलब था कि एडी से उसकी फैक्ट्री भी छीनी जा सकती थी। एडी ने अपने बचाव में सबूत पेश किए। उसने बताया कि कैसे उसने नाजी पार्टी के आदेश को नजरअंदाज करके अपने एक कर्मचारी हांस जेंगर को नौकरी से नहीं निकाला था। सबसे बड़ा सबूत ही पास के गांव के मेयर का एक खत था जो आधे यहूदी थे। उन्होंने बताया कि कैसे एडी ने उन्हें गेस्टापो की गिरफ्तारी से बचाया था और अपने घर में पनाह दी थी। इसके बाद जब रुडोल्फ से पूछताछ हुई तो उसने अपने भाई को डुबाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उसने कमेटी को बताया कि फैक्ट्री में टैंक के पुर्जे बनाने का काम अकेले एडी ने शुरू किया था और वो इसके सख्त खिलाफ था। ये एक सफेद झूठ था। एडी की पत्नी कैथे ये सुनकर आग बबूला हो गई और उसने कमेटी को एक लिखित बयान दे डाला। उसने कहा, रुडोल्फ मेरे पति पर उसे फंसाने का आरोप लगाता है। ये झूठ है। मेरे पति ने अपने भाई को बचाने के लिए सब कुछ किया। उसने ये भी कहा कि फैक्ट्री में नाजी समर्थक भाषण एडी नहीं बल्कि खुद रुडोल्फ दिया करता था। आखिरकार नवंबर 1946 में कमेटी ने अपना फैसला बदला। एडी को मिडलाउफर माना गया, यानी उन लाखों जर्मनों में से एक जो पार्टी के सदस्य तो थे लेकिन उन्हें नाजी शासन में एक्टिव रूप से कोई बड़ा योगदान नहीं दिया। ये एडी के लिए एक तरह से क्लीन चिट थी। अब वो अपनी फैक्ट्री चला सकता था। इस कानूनी जीत के बाद द विला में एक साथ रहना नामुमकिन हो गया। दोनों भाइयों ने अलग होने का फैसला कर लिया। अप्रैल 1948 तक कंपनी, उसकी संपत्ति और कर्मचारियों का बंटवारा पूरा हो गया। रुडोल्फ अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ ओराज नदी के दूसरी तरफ चला गया। उसे छोटी वाली फैक्ट्री मिली जबकि बड़ी फैक्ट्री और विला एडी के हिस्से में आया। कर्मचारियों को अपने मर्जी से किसी एक भाई को चुनने की आजादी दी गई। ज्यादातर सेल्स वाले रुडोल्फ के साथ गए जबकि सारे टेक्नीशियंस एडी के साथ रहे। परिवार भी बट गया। बहन मैरी, जिसके बेटों को रुडोल्फ ने नौकरी नहीं दी थी और वो जंग में मारे गए, एडी के साथ रही और मां पॉलिना ने रुडोल्फ का साथ दिया। अब दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कंपनियां बनाई। एडी ने पहले नाम सोचा एडास, लेकिन ये एक दूसरी कंपनी से मिलता जुलता था। तब उसने अपना नाम यानी कि एडी और सरनेम डेस्लर को मिलाकर बनाया एडिडास। रुडोल्फ ने भी ऐसा ही किया और पहले नाम रखा रूडा, लेकिन ये नाम उसे कुछ जमा नहीं। बाद में उसने एक ज्यादा आकर्षक नाम चुना जो था प्यूमा। इस बंटवारे ने सिर्फ परिवार ही नहीं पूरे हर्जोगेनोराक कस्बे को 2 हिस्सों में बांट दिया। ओराज नदी एक लकीर बन गई। नदी के उस पार एडिडास वाले और इस पार प्यूमा वाले। हालत ये हो गई कि लोग एक दूसरे से बात करने से पहले उनके जूते देखते थे। इसी वजह से इस कस्बे का नाम ही पड़ गया द टाउन ऑफ बेंट नेक्स, यानी कि झुकी हुई गर्दनों का शहर। बंटवारे के बाद दोनों भाई मुश्किल में थे। रुडोल्फ के पास सेल्स टीम थी पर बनाने वाला कोई नहीं। एडी के पास बनाने वाले थे पर बेचने वाला कोई नहीं था। एडी ने अपनी कंपनी के लिए एक पहचान चुनी, 3 सफेद पट्टियां। ये डिजाइन दूर से ही पहचानी जा सकती थी। वहीं रुडोल्फ ने एक चौड़ी पट्टी का इस्तेमाल किया जो बाद में प्यूमा का फॉर्म स्ट्राइप बना। दोनों भाइयों ने अपनी नई कंपनियां तो बना ली थी, लेकिन अब असली जंग शुरू होने वाली थी। ये जंग लड़ी जानी थी फुटबॉल के मैदानों पर। नदी के दोनों किनारों पर 2 भाइयों ने अपनी अपनी सल्तनत खड़ी कर ली थी। प्यूमा के जूते एडिडास के मुकाबले ज्यादा हल्के और आकर्षक थे। रुडोल्फ को लगता था कि वो बाजी मार लेगा, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने जर्मनी की नेशनल फुटबॉल टीम के कोच सेप हरबर्गर से पंगा ले लिया।
दरअसल प्यूमा जर्मनी की टीम के लिए जूते बनाता था, लेकिन रुडोल्फ को उसे लगा कि कोच हर्बर्गर उसे वो इज्जत नहीं दे रहा जिसका वो हकदार है। उसने कोच से कह दिया, तुम एक छोटे मोटे आदमी हो, अगर तुम हमारे हिसाब से नहीं चले तो हम किसी और को चुन लेंगे। ये रुडोल्फ की सबसे महंगी भूल साबित हुई। हर्बर्गर ने प्यूमा से नाता तोड़ लिया और एडी के साथ एक गहरा रिश्ता बना लिया। दोनों ही कम बोलने वाले इंसान थे और एक दूसरे को इशारों में समझ जाते थे। एडी अब जर्मन टीम का एक अहम हिस्सा बन गया और वो हमेशा अपने टूल बॉक्स के साथ मौजूद रहता। हर खिलाड़ी के जूते को अपने हाथ से ठीक करता, कहीं एक स्क्रू कसना हो तो कहीं थोड़ी पैडिंग लगानी हो, एडी सब कुछ खुद किया करता था। फिर आया साल 1954 और स्विट्जरलैंड में फुटबॉल वर्ल्ड कप होना था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की हालत पस्त थी। देश आर्थिक रूप से उभर तो रहा था, लेकिन लोगों के दिलों पर हार और शर्म का बोझ था। फुटबॉल टीम से भी किसी को ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। फाइनल में जर्मनी का मुकाबला था हंगरी की माइटी मगेयर्स से। उस टीम ने 4.5 साल से एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं हारा था। कुछ ही दिन पहले उन्होंने जर्मनी को 8-3 के बड़े अंतर से हराया था और किसी को भी जर्मनी की जीत का यकीन नहीं था। 4 जुलाई का दिन आया। फाइनल मैच बर्न के वेंगडोर्फ स्टेडियम में होना था। उस सुबह आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन एडी और हर्बर्गर दुआ कर रहे थे कि बारिश हो जाए, क्योंकि जर्मनी के कप्तान फ्रिट्ज वॉल्टर को गीले और भारी मैदान पर खेलने में मजा आता था। उनकी दुआ कबूल हुई। स्टेडियम पहुंचते पहुंचते तेज बारिश शुरू हो गई। अब एडी के अपना तुरुप का इक्का निकालने का वक्त आ गया था। एडी ने वर्ल्ड कप से पहले ही हर्बर्गर को अपने एक सीक्रेट आविष्कार के बारे में बता दिया। ये थे एडजस्टेबल स्टड्स वाले जूते, यानी ऐसे जूते जिनकी कीलें बदली जा सकती थी। अगर मैदान सूखा है तो छोटी कीलें लगाओ, अगर बारिश की वजह से मैदान में कीचड़ हो जाए तो लंबी कीलें लगा लो ताकि पकड़ मजबूत हो जाए। जैसे ही ये साफ हो गया कि स्टेडियम कीचड़ से भरने वाला है, हर्बर्गर ने एडी को आदेश दिया, एडी स्क्रू देम ऑन, यानी कीलें कस दो। मैच शुरू हुआ। हाफ टाइम तक दोनों टीमें 2-2 के गोल से बराबरी पर थी। खेल खत्म होने में सिर्फ 6 मिनट बाकी थे और मैदान पूरी तरह कीचड़ में बदल चुका था। तभी जर्मनी ने एक और हमला किया और सीधे गोल। मैच खत्म हुआ। जर्मनी वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था। खिलाड़ी खुशी से झूम रहे थे और उन्होंने कोच को अपने कंधों पर उठा लिया। हर्बर्गर ने एडी डेसलर को खींचा और उसे भी जीत की तस्वीर में शामिल होने को कहा। नदी के दूसरे तरफ रुडोल्फ के लिए नजारा किसी जहर से कम नहीं था। प्यूमा के लोग गुस्से में दावा कर रहे थे कि स्क्रू वाले स्टड्स का आइडिया उनका भी था, लेकिन उनकी आवाज जीत के शोर में दब गई। जर्मनी के लिए यह सिर्फ एक फुटबॉल मैच की जीत नहीं थी, इसे दास वुंडर वॉन बर्न यानी कि बर्न का चमत्कार कहा गया। इस एक जीत ने जर्मन लोगों के अंदर से सालों की शर्म और हार की भावना को धो डाला। इस जर्मन लोकतंत्र का अनौपचारिक पुनर्जन्म माना गया। इस चमत्कार का एक हीरो एडी डेसलर भी था। उसके बनाए जूतों को इतनी पब्लिसिटी मिली कि एडिडास के पास दुनिया भर से ऑर्डर की बाढ़ आ गई। इस एक जीत ने एडिडास को इंटरनेशनल मार्केट में वो बढ़त दिलाई जिसे प्यूमा और दूसरी कंपनियां फिर कभी पार नहीं कर सकी। एडिडास अब डर शेफ यानी कि द बॉस बन चुका था और इसके बाद एडिडास और प्यूमा के बीच की जंग अगली पीढ़ी में भी जारी रही। एडी और रुडोल्फ दोनों के बेटे अब बड़े हो रहे थे और इस नई जंग का पहला मैदान बना ऑस्ट्रेलिया। साल था 1956। मेलबर्न शहर में ओलंपिक होने वाले थे। एडी ने अपने 20 साल के बेटे हॉर्स्ट डेसलर को ऑस्ट्रेलिया भेजा। मिशन था एडिडास के जूते बेचने का। मेलबर्न पहुंचते ही हॉर्स्ट को पता चला कि एडिडास और प्यूमा दोनों के जूते का कंसाइनमेंट कस्टम में फंसा हुआ है। हॉर्स्ट ने ऐसा जुगाड़ बिठाया कि एडिडास के जूते तो निकल गए, लेकिन प्यूमा के जूते कस्टम में ही फंसे रह गए। प्यूमा के मालिक रुडोल्फ का बेटा आर्मीन डेसलर भी मेलबर्न में ही था, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। प्यूमा के जो थोड़े बहुत जूते उसके पास थे वो मैदान पर ही उखड़ने लगे। बेचारा आर्मीन एथलीट्स के पीछे पीछे गोंद लेकर दौड़ता रहता था ताकि उनके जूते चिपका सके। उधर हॉर्स्ट ने मुफ्त में ही एडिडास के जूते बांटने शुरू कर दिए। ये उस जमाने में एक अनसुनी बात थी। जल्द ही एथलीट्स की पूरी टीमें एडिडास के मेलबर्न स्पाइक्स लेने के लिए लाइन में खड़ी हो गई। इसका नतीजा भी शानदार रहा। जब ओलंपिक्स खत्म हुए तो 70 से ज्यादा मेडल जीतने वाले एथलीट्स ने एडिडास के जूते पहने हुए थे। हॉर्स्ट डेसलर ने मेलबर्न में जो खेल शुरू किया वो अब रुकने वाला नहीं था। 4 साल बाद 1960 में जब रोम में ओलंपिक्स हुए तब तक प्यूमा वाले भी ये खेल सीख चुके थे। वो भी एथलीट्स को मुफ्त में जूते दे रहे थे, लेकिन एडिडास को हराने के लिए उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने जूतों के साथ साथ अब कैश भी देना शुरू किया और इसी लालच का सबसे पहले फायदा उठाया एक जर्मन स्प्रिंटर आर्मिन हैरी ने। हैरी दुनिया का सबसे तेज एथलीट था। रोम ओलंपिक से कुछ ही हफ्ते पहले उसने 100 मीटर की दौड़ सिर्फ 10 सेकंड में पूरी करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था।
वो एडिडास का एथलीट था। एडी डेसलर खुद घंटों लगाकर उसके लिए जूते तैयार करते थे और उन्हें पूरा यकीन था कि हैरी रोम में एडिडास के लिए गोल्ड जरूर जीतेगा। लेकिन हैरी अमेरिका में कुछ वक्त गुजार कर आया था और वहां उसने सीख लिया था कि एक परफॉर्मर को उसकी कला के लिए पैसा मिलना चाहिए। हैरी ने एडिडास से साफ साफ पूछ लिया कि उसे कंपनी से वफादारी निभाने के लिए क्या मिलेगा। उसने कैश मांगा और एडिडास मैनेजमेंट इस मांग पर भड़क गया। उन्होंने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर हैरी नदी के उस पार प्यूमा के दफ्तर पहुंच गया। प्यूमा ने मौका लपक लिया। उन्होंने हैरी को एक मोटे भूरे लिफाफे का ऑफर दिया। अनुमान है कि उस लिफाफे में 10,000 जर्मन मार्क्स थे, जो उस जमाने में एक बड़ी रकम मानी जाती थी। 100 मीटर फाइनल का दिन आया। एडी डेसलर स्टेडियम में बैठे थे। उन्हें अब भी लग रहा था कि हैरी पैसे की बात भूलकर एडिडास के जूते ही पहनेगा। लेकिन जब आर्मीन हैरी दौड़ने के लिए ट्रैक पर उतरा तो हैरी ने प्यूमा के जूते पहने हुए थे। दौड़ शुरू हुई। हैरी ने सबको पीछे छोड़ दिया और गोल्ड मेडल जीत लिया। प्यूमा कैंप में जश्न का माहौल था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही मिनट बाद जब मेडल सेरेमनी हुई तो प्यूमा वालों के चेहरे उतर गए। उन्होंने देखा कि आर्मीन हैरी मेडल लेने के लिए पोडियम पर चढ़ा है, लेकिन इस बार उसके पैरों में एडिडास के जूते थे। हैरी बहुत चालाक था। उसने सोचा था कि रेस प्यूमा के जूतों से जीतकर वो प्यूमा से पैसे ले लेगा और मेडल सेरेमनी में एडिडास के जूते पहनकर वो एडिडास से भी पैसे ऐंठ लेगा। लेकिन उसका ये दाव उल्टा पड़ गया। दोनों ही कंपनियों ने उसकी इस हरकत से बेहद नाराजगी जताई। एडी डेसलर इतने खफा हुए कि उन्होंने हैरी के लिए अपनी कंपनी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। प्यूमा ने भी उसे दोनों तरफ से खाने वाले आदमी का तमगा दे दिया। रोम में हुई उस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। अब सबको पता चल गया था कि एथलेटिक्स और जूतों का बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा। 1960 के बाद डेसलर भाइयों की दुश्मनी अब खुले मैदान से ज्यादा पर्दे के पीछे लड़ी जाने लगी और इसका सबसे बड़ा अखाड़ा बना 1968 का मेक्सिको ओलंपिक। हॉर्स्ट डेसलर ने इस बार पैसे के साथ साथ तिकड़म का भी भरपूर इस्तेमाल किया। उसने ओलंपिक अधिकारियों के साथ एक सीक्रेट डील की, जिसके तहत ओलंपिक विलेज में सिर्फ एडिडास के जूते बिक सकते थे। प्यूमा के मालिक आर्मीन डेसलर ने टैक्स बचाने के लिए अपने जूतों के डिब्बों पर एडी लिखवा दिया, जो उसके नाम के अक्षर थे, लेकिन एडिडास का कोड था। हॉर्स्ट ने पहले ही कस्टम अधिकारियों को खबर कर दी थी। नतीजा, प्यूमा का पूरा कंटेनर जब्त कर लिया गया। बात यही नहीं रुकी। आर्मीन को आधी रात में होटल से उठाकर कई घंटों तक पूछताछ भी की गई। प्यूमा के एजेंट 8 सितंबर को झूठे आरोप में 5 दिन के लिए मेक्सिको की जेल में डाल दिया गया। एडिडास ने प्यूमा को मैदान में उतरने से पहले ही चित्त कर दिया था, लेकिन प्यूमा ने अमेरिका में एक अलग खेल खेलकर इसका बदला ले लिया। आर्मीन ने तय किया कि वो कुछ चुनिंदा करिश्माई खिलाड़ियों पर दाव लगाएगा जो स्टाइल आइकॉन हो, और उसे ऐसे 2 हीरे मिल भी गए। पहला था अमेरिकी फुटबॉल का प्लेबॉय क्वार्टरबैक जो नामत। प्यूमा ने उसे एक जबरदस्त डील दी और उसके सफेद जूते मैदान पर स्टाइल स्टेटमेंट बन गए। दूसरा था बास्केटबॉल का किंग ऑफ कूल वॉल्ट क्लाइड फ्रेजियर। प्यूमा ने उसके लिए द क्लाइड स्नीकर बनाया, जो बास्केटबॉल कोर्ट से निकलकर सड़कों का फैशन बन गया। ये पहली बार था जब किसी स्पोर्ट शू ने फैशन की दुनिया में इतनी बड़ी जगह बनाई हो। उधर हॉर्स्ट सिर्फ तिकड़म नहीं भिड़ा रहा था, उसने एडिडास के लिए एक नया मैदान खोज लिया था, कपड़े। अपने पिता एडी के मना करने के बावजूद 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में 3 पत्तियों वाला ट्रेफाइल लोगो लॉन्च किया। उसने तैराक मार्क स्पिट से डील की, जिसने 7 गोल्ड मेडल जीते हुए थे। हॉर्स्ट ने अपने पिता के खिलाफ जाकर स्विमवेयर ब्रांड एरिना भी लॉन्च कर दिया। खेल अब सिर्फ जूतों का नहीं रह गया, ये ब्रांडिंग, स्टाइल, राजनीति और बाजार पर कब्जे की लड़ाई बन चुका था। एडिडास और प्यूमा एक दूसरे से लड़ने में इतने मशगूल थे कि उन्होंने अमेरिका से उठ रहे एक नए तूफान को देखा ही नहीं था, जिसका नाम था नाइकी। 70 के दशक में अमेरिका में जॉगिंग का क्रेज शुरू हुआ। नाइकी ने हल्के और आरामदायक जूते बनाकर इस पूरे बाजार पर कब्जा कर लिया। एडिडास के मैनेजरों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। जल्द ही रीबॉक नाम की एक कंपनी आई, जिसने एरोबिक शूज के साथ महिलाओं की मार्केट पर कब्जा कर लिया। एडिडास अपनी ही दुनिया में खोया रहा। 1974 में रुडोल्फ डेसलर और 1978 में एडी डेसलर की मौत हो गई और एक युग का अंत हो गया। एडिडास की कमान एडी के पत्नी कैथे और उनके बच्चों के हाथ में आ गई, लेकिन वो इस बड़ी कंपनी को चलाने के लिए तैयार नहीं थे। 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक ने एडिडास को आईना दिखा दिया। नाइकी ने पूरे इवेंट की मार्केटिंग को हाईजैक कर लिया था। एडिडास पहली बार अपनी ही जमीन पर हार रहा था। 1984 के अंत में कैथी की भी मौत हो गई और अब साम्राज्य को बचाने के लिए सम्राट की वापसी हुई। हॉर्स्ट डेसलर फ्रांस से लौटा और उसने एडिडास की कमान पूरी तरह अपने हाथ में ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हॉर्स्ट को खुद कैंसर हो चुका था। अप्रैल 1987 में सिर्फ 51 साल की उम्र में हॉर्स्ट की भी मौत हो गई। हॉर्स्ट की मौत के साथ ही एडिडास का पतन शुरू हो गया।
कंपनी को भारी घाटा हो रहा था और उधर प्यूमा का किला भी ढह रहा था। बोरिस बेकर के साथ की गई महंगी डील और खराब मैनेजमेंट की वजह से प्यूमा दिवालिया होने के कगार पर था। बैंकों ने कंपनी पर कब्जा कर लिया और डेसलर परिवार को बाहर का रास्ता तक दिखा दिया। अब एडिडास की बारी थी। होस्ट की बहनों ने समझ लिया कि वो कंपनी नहीं बचा पाएंगी और उन्होंने अपने पिता की विरासत को बेचने का फैसला किया। खरीदार बनकर आया फ्रांस का एक विवादास्पद बिजनेसमैन बर्नार्ड टैपी। जुलाई 1990 में टैपी ने ऐलान किया कि उसने एडिडास को खरीद लिया है। बर्नार्ड टैपी एक शोमैन था, कंपनी चलाने वाला नहीं। उसके राज में एडिडास और गर्त में चला गया। जल्द ही टैपी खुद राजनीतिक और कानूनी पचड़ों में फंस गया और उसे एडिडास को बेचना पड़ा। जब कोई खरीदार नहीं मिला तब 1993 में एक मसीहा की एंट्री हुई, रॉबर्ट लुई डेफ्रस। रॉबर्ट फ्रांस के एक अमीर खानदान से थे, लेकिन वो अपनी पहचान खुद बनाना चाहते थे। उन्होंने डूबती हुई कंपनी को बचाने में नाम कमाया था। रॉबर्ट ने एडिडास को बचाने के लिए एक हैरान करने वाला कदम उठाया। उन्होंने दुश्मन के ही 2 सबसे बड़े जनरलों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया, रॉब स्ट्रेसर और पीटर मूर। ये वो लोग थे जिन्होंने नाइकी का ब्रांड बनाया था। रॉबर्ट ने उन्हें एडिडास को फिर से खड़ा करने का काम सौंपा। इन लोगों ने एडिडास को उसकी जड़ों की याद दिलाई। उन्होंने एडिडास इक्विपमेंट लाइन लॉन्च की और कंपनी को फिर से परफॉर्मेंस पर फोकस करवाया। रॉबर्ट ने अमेरिका में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए न्यूयॉर्क यांकीज जैसी बड़ी टीम को साइन किया। उसके बाद एडिडास फिर से मार्केट में आ गई और स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई। उधर प्यूमा ने भी खुद को फिर से जिंदा कर लिया। 30 साल के नए सीईओ योकेन जाइट्स ने प्यूमा को एक स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल ब्रांड बनाया। उन्होंने खेल को फैशन और म्यूजिक से जोड़ दिया और प्यूमा फिर से कूल बन गया। नई सदी में जंग अब 3 तरफा थी, नाइकी, एडिडास और प्यूमा। 2005 में नाइकी को टक्कर देने के लिए एडिडास ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया। उन्होंने $3.8 बिलियन में अमेरिकी कंपनी रीबॉक को खरीद लिया। वही रुडोल्फ डेसलर के पोते फ्रैंक डेसलर ने प्यूमा छोड़कर एडिडास ज्वाइन कर लिया। 50 साल से जो नदी दुश्मनी की दीवार थी, आखिरकार एक डेसलर ने उससे पार कर लिया। भाइयों की लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन उनकी शुरू की हुई स्नीकर वॉर आज भी जारी है। हालिया समय की बात करें तो एडिडास अब प्यूमा से कहीं आगे है। 2024 में एडिडास ने 23.683 बिलियन यूरो यानी कि रुपयों के हिसाब से देखा जाए तो 19,746 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि प्यूमा लगभग 7,352 करोड़ रुपए की सेल्स कर पाया। एडिडास इवेंट्स में भी आगे है क्योंकि ये ओलंपिक्स, फीफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े ग्लोबल इवेंट्स को स्पॉन्सर करता है, लेकिन इस मामले में प्यूमा थोड़ा पीछे है। लेकिन जो स्नीकर वॉर पहले दोनों ब्रांड्स में देखी जाती थी वो अब बहुत कम हो चुकी है। एडिडास भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के साथ जून 2023 से मार्च 2028 तक के लिए ऑफिशियल किट स्पॉन्सर है। ये फीमेल, मेल और युवा क्रिकेट टीमों के लिए मैच, ट्रेनिंग और ट्रैवल कपड़े उपलब्ध करवाता है। 2023 में एडिडास ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम के समर्थन में 3 का ड्रीम नाम से कैंपेन भी चलाया था। दूसरी तरफ प्यूमा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को किट और गियर देता है। इसके अलावा ये पीवी सिंधु और दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जैसी क्रिकेट टीम्स को भी स्पॉन्सर करता है। ये थी पूरी कहानी एडिडास और प्यूमा की लड़ाई की। आपका इस कहानी के ऊपर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे है सर्वेश, मेरा नाम है रिया। आप देखते रहिए खबर गाँव।